तो सबसे पहले मेरे सभी स्टूडेंट साथियों को नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। किसके बारे में? ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्केनो। वॉल्केनो जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्केनो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। और ज्वालामुखी के बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, और ज्वालामुखी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि मृत ज्वालामुखी जो कहाँ कहाँ पर प्राप्त होती है, मृत ज्वालामुखी कौन सी है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, और प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है वो कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ज्वालामुखी के बारे में अब आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत है, ठीक है, और ये हो गई, और ये हो गया मैग्मा। मैग्मा, ठीक है, ये होगी ऊपरी परत, और ये हो गई हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत, और ये है मैग्मा। तो जब मैग्मा जब इस केंद्र में तापमान अधिक बढ़ेगा तो मैग्मा का फैलाव अधिक होगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा मैग्मा का फैलाव अधिक होगा। और आपको पता ही है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका फैलाव होता है, तो इसी प्रकार मैग्मा का फैलाव होता है। तो जब मैग्मा का फैलाव होगा तो ये मैग्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा, धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा, और पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसे टकराएगा। तो टकराएगा तो विपरीत दिशा में चला जाएगा, और वापस वही प्रक्रिया, वापस वो इसी स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, वापस उसी स्थान पे आ जाएगा, और फिर से उसकी यही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। फिर से ऊपर जाएगा, फिर से वापस वहीं आ जाएगा। ऐसे ही प्रक्रिया ये हजारों वर्षों तक चलती रहती है। और बाद में ये धीरे धीरे जैसे इनको, जब धीरे धीरे ये चट्टानें पिघल जाती है, तो जैसे इनको छोटा सा छिद्र मिलता है, तो इससे ये ज्वालामुखी बाहर निकल जाती है। तो इससे ज्वालामुखी जो है बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से हो गया आपकी ज्वालामुखी। तो इसे कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा लिखा देती हूँ, मैं आपको पूरी परिभाषा लिखा देती हूँ। ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा, इसे कैसे ज्वालामुखी जो निकलती है। ठीक है, अब बताऊंगी इसकी पूरी परिभाषा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ज्वालामुखी की परिभाषा तो मैं बता देंगे। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में क्या अंतर होते हैं, क्या अंतर होता है ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में। ये होगी ज्वालामुखी, और ये हो गया ज्वालामुखीयता। तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में अंतर क्या होता है? अंतर जो है वो क्या होता है? तो ज्वालामुखी एक घटना है। इसका मैं साथ साथ में लिखा देती हूँ आपको। ज्वालामुखी एक घटना है, जबकि ज्वालामुखीयता एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। तो ज्वालामुखी एक घटना है और ज्वालामुखीयता एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जो निरंतर जो है चलती रहती है। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा का निर्माण होना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा का निर्माण होना तथा किसी छिद्र या दर्रा से बाहर निकलना ज्वालामुखीयता कहलाता है।
कहलाता है। तो ज्वालामुखी एक घटना है, जबकि ज्वालामुखीता एक प्रक्रिया है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा का निर्माण होना तथा किसी छिद्र या दर्रा से बाहर निकलना ज्वालामुखीता कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी के कितने अंग होते हैं। तो ज्वालामुखी का मतलब आपको पता चल गया। अब आप पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी के कितने अंग होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के अंग, ज्वालामुखी के अंग। तो ज्वालामुखी के कितने अंग होते हैं? तो चित्र बना के समझा देती हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, जिससे आके आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये होगी इसकी ऊपरी परत, ये हो गया मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर। तो ये हो गया मैग्मा चैम्बर, और ये हो गई ज्वालामुखी नलिका, ज्वालामुखी नलिका। ठीक है, और ये हो गई, यहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकलती है, तो ये हो गया ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी मुख। तो ये हो गया आपका ज्वालामुखी मुख। तो इस प्रकार से मैग्मा चैम्बर, तो ज्वालामुखी के 3 अंग होते हैं, एक होता है मैग्मा चैम्बर, एक ज्वालामुखी मुख जिसे ज्वालामुखी नलिका जिसे ज्वालामुखी वेंट भी कहा जाता है, और एक हो गई आपकी ज्वालामुखी मुख, इसे क्रेटर भी कहते हैं, क्रेटर। क्यों? क्योंकि इसका ये कीप नुमा होता है, कीप नुमा होने के कारण तो कीप नुमा होने के कारण इसे क्रेटर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी के जो है 3 अंग हो गए, एक मैग्मा चैम्बर, ज्वालामुखी नलिका और ज्वालामुखी मुख। ठीक है, तो सबसे पहले इन सभी की हम धीरे धीरे करके एक एक करके इसकी परिभाषा लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्मा चैम्बर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे मैग्मा चैम्बर के बारे में। मैग्मा चैम्बर, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्मा चैम्बर के बारे में, मैग्मा चैम्बर, तो मैग्मा चैम्बर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जहां से ज्वालामुखी को मैग्मा की आपूर्ति होती है, उसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जहां से ज्वालामुखी को मैग्मा की आपूर्ति होती है, उसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख लेना वीडियो को रोक रोक के। और अगला हम लिखेंगे मैग्मा चैम्बर की परिभाषा मैंने आपको बता दी। और नेक्स्ट जो है हमारा ये ज्वालामुखी नलिका। और एक बात और, तो जो हमें अधिकतम ज्वालामुखी प्राप्त हुई है वो 750 किलोमीटर की हुई है। तो इसमें भी ये भी क्वेश्चन बनेगा कि हमें अधिकतम वो ज्वालामुखी है वो कितने किलोमीटर तक की प्राप्त हुई है। तो 750 किलोमीटर की जो अधिकतम ज्वालामुखी की अधिकतम गहराई है। ठीक है, और आपका और क्वेश्चन बनेगा कि मैग्मा चैम्बर का अधिकतम तापमान कितना होता है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैग्मा चैम्बर में अधिकतम तापमान जो होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी आप मैग्मा चैम्बर में लिख लेना। अब पढ़ेंगे ज्वालामुखी नलिका के बारे में। नलिका, तो अब पढ़ेंगे हम ज्वालामुखी नलिका के बारे में कि ज्वालामुखी नलिका किसे कहते हैं। तो वह भाग जहां से मैग्मा एक नलिका के रूप में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंचता है, इसे कहते हैं ज्वालामुखी नलिका। वह भाग लिख लो, वह भाग जहां से मैग्मा एक नलिका के रूप में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंचता है, तो इसे कहते हैं ज्वालामुखी नलिका। और नेक्स्ट जो है हमारा है, और एक अंग है कौन सा? ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी मुख या क्रेटर। क्रेटर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कीप नुमा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्वालामुखी मुख किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी पृथ्वी की ऊपरी सतह का वो भाग या छिद्र जहां से ज्वालामुखी बाहर निकलती है, जहां से विखंडित पदार्थ जो होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ज्वालामुखी मुख कहलाता है।
ठीक है। और ये ज्वालामुखी और जो विखंडित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जो विखंडित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तो वो कठोर होने के कारण जम जाते हैं, तो इनकी आकृति जो होती है वो कीव नुमा होती है, इसलिए इसे क्रेटर भी कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट, अब ज्वालामुखी अंग तो हो गए, अगर आपने नहीं लिखे तो आप लिख लेना। ज्वालामुखी अंग के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब पढ़ेंगे, आपको किसके बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के ज्वालामुखी से जो पदार्थों की प्राप्ति होती है उसके बारे में। ज्वालामुखी से उत्सर्जित पदार्थ, अब हमारा है ज्वालामुखी से उत्सर्जित पदार्थ। ज्वालामुखी से उत्सर्जित तो ज्वालामुखी से उत्सर्जित पदार्थ जिसमें से पहला आपका हो गया है क्या, ठोस, द्रव्य, द्रव, और तीसरा हो गया गैस। तीसरा क्या हो गया, गैस, जिसमें ठोस में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ठोस पदार्थों के बारे में बताऊंगी। ठोस, सबसे पहले ठोस के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ठोस पदार्थ क्या क्या होते हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित समस्त पदार्थों को पाइरोक्लास्ट कहते हैं। तो ठोस पदार्थों में ज्वालामुखी से उत्सर्जित समस्त पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पाइरोक्लास्ट कहते हैं। तो ऐसा भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पाइरोक्लास्ट किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी से उत्सर्जित समस्त पदार्थ को हम पाइरोक्लास्ट कहते हैं। और ठोस पदार्थों में आप लिख ले, एक है ज्वालामुखी वमकी, और दूसरा हो गया लेपिली, और तीसरा हो गया स्कोरिया, और चौथा हो गया है ब्रेशिया, और पांचवा हो गया पप्पू मिस या राख। तो ज्वालामुखी में ठोस पदार्थों में हमें ज्वालामुखी बम की प्राप्ति होती है, और लेपिली, स्कोरिया, ब्रेशिया तथा पप्पू मिस या राख इनकी प्राप्ति होती है। तो लेपिली तथा ये होते हैं सन्ना मटर के आकार के, सन्ना मटर के आकार के होते हैं, और ब्रेशिया जो होता है वो होता है कोगीय चट्टानों। तो लेपिली तथा स्कोरिया हो गए सन्ना मटर के आकार के, और जो ब्रेशिया है वो कोगीय चट्टानों के आकार के हो गए। ठीक है। अब पढ़ेंगे गैसीय पदार्थों के बारे में। किसके बारे में, गैसीय पदार्थों के बारे में। गैसीय, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अब हम गैसीय के बारे में। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा गैसीय पदार्थ। ठीक है। तो गैसों में हम पढ़ेंगे 60 से 90% होगी कौन सी गैस, जलवाष्प 60 से 90% जलवाष्प, 60 से 90% हमें जलवाष्प की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये हो गया एक। और दूसरे में सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। और तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, और चौथा जो है मीथेन, और पांचवी है CO2। ठीक है। तो गैसों में हमें 60 से 90% जलवाष्प की प्राप्ति होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और CO2 की प्राप्ति होती है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे द्रवीय पदार्थों के बारे में। तो ये दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, द्रवीय पदार्थ। ठीक है। द्रवीय, इसमें मैग्मा दो प्रकार का होता है। एक हो गया अम्लीय
एक हो गया अम्लीय मैग्मा और सेकंड जो हो गया है क्षारीय मैग्मा। क्षारीय मैग्मा। अम्लीय मैग्मा में कौन कौन से आते हैं और क्षारीय मैग्मा में कौन कौन से पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, अब वो हम लिखेंगे और आप भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। तो अम्लीय में हमें अम्लीय 800 अम्लीय मैग्मा में 800 डिग्री अम्लीय मैग्मा में 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान रहता है और क्षारीय मैग्मा में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान रहता है, ठीक है, तापमान, ठीक है। अब इसमें हमें कौन कौन से पदार्थों की प्राप्ति होंगी वो हम लिखेंगे। तो इसमें 60 से 80% सिलिका रेत इसमें प्राप्त होती है और इसमें 45 से 55% सिलिका प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें 60 से 80% और 45 से 55% उसमें सिलिका रेत प्राप्त होती है क्षारीय में। और ये गड्ढा होता है, ये गड्ढा एवं चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है और ये होता है पतला और कम गड्ढा, पतला और कम गड्ढा, ठीक है। तो ये हमारे दो, एक दो और तीसरा इसमें है फॉल्सिक ग्रेनाइट और इसमें हो गया है तीसरा पैरा मैग्नीशियम। इसमें हो गया पैरा मैग्नीशियम, ठीक है। अब पढ़ेंगे, अब चौथा हो गया, पोहे प्रवाह। इसमें हो गया आ प्रवाह, ठीक है। पोहे प्रवाह या उबड़ खाबड़ प्रवाह। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा मैग्मा, सॉरी द्रव्य पदार्थ, नोट कर लीजिए आप। इसके बाद ज्वालामुखी से उत्सर्जित पदार्थ हमने पढ़ लिए, ज्वालामुखी के अंग पढ़ लिए और अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, ये आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार में एक उद्गार की अवधि के आधार पर और एक पढ़ेंगे उद्गार की प्रकृति के आधार पर। तो एक पढ़ेंगे जो उद्गार की प्रकृति के आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर 3 प्रकार की ज्वालामुखी हमें प्राप्त होती है, जिसमें एक हो गई मृत ज्वालामुखी और सेकंड हो गई प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और तीसरी हमारी हो गई, तीसरा हम पढ़ेंगे सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो मृत ज्वालामुखी, प्रस्तुत ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में सबसे पहले हम उद्गार के अवधि के आधार पर पढ़ेंगे। तो उद्गार के अवधि के आधार पर सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के समझा देती हूँ। जैसे हो गई ज्वालामुखी, ये हो गई ज्वालामुखी, जिसमें सबसे पहले इसमें लिख लेंगे भूतकाल, वर्तमान और ये हो गया भविष्य, ठीक है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध और ये हो गया मृत। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जो
जो भूतकाल में भी सक्रिय रही हो, मतलब भूतकाल में भी ये थी और वर्तमान में भी ये ज्वालामुखी है और भविष्य में भी ये रहेगी, इसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और प्रसुप्त ज्वालामुखी में जो भूतकाल में तो थी, हमारे पास्ट में तो जो ज्वालामुखी थी, लेकिन वर्तमान में वो ज्वालामुखी नहीं है और भविष्य में वो कभी भी उद्गारित हो सकती है। तो मृत ज्वालामुखी जो पास्ट में, भूतकाल में तो ये ज्वालामुखी थी, लेकिन भविष्य में ये ज्वालामुखी नहीं है और वर्तमान में नहीं है और भविष्य में भी ये ज्वालामुखी उद्गारित नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम से आप समझ ले, ये इसमें से आप सबसे आसान तरीके से समझेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, प्रसुप्त किसे कहते हैं और मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो हमारे भविष्य में भी थी, भूतकाल में भी थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगी, तो इसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जो भूतकाल में तो थी लेकिन वर्तमान में नहीं है, लेकिन भविष्य में तो ये कभी भी उद्गारित हो सकती है, इसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी जो भूतकाल में थी लेकिन वो वर्तमान में नहीं है और भविष्य में भी कभी नहीं होने वाली, तो इसे कहते हैं। इस प्रकार से डायग्राम बना के आप समझ लें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी में एक हो गया हमारा कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, वे ज्वालामुखी जिसमें निरंतर या कुछ समय बाद ठोस द्रव वो गैसीय पदार्थ, वो गैस जैसे विखंडित पदार्थ उत्सर्जित होते रहते हैं। तो सक्रिय ज्वाला किसे कहते हैं, वे ज्वालामुखी जिसे निरंतर या कुछ समय बाद ठोस द्रव तथा गैस जैसे विखंडित पदार्थ उत्सर्जित होते रहते हैं, तो इसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी तो इसे कहते हैं। और मेन आपका क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनेगा, जो अब मैं बताऊंगी वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, वैसे आपसे पूछे जाएंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो अभी जो आपको बताऊंगी वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो अभी आपको लिखा लेती हूँ, आप साथ में लिख लेना, मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले कियालू ज्वालामुखी, कियालू ज्वालामुखी, ज्वाला, और दूसरा हो गया हमारा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तीसरी माउंट एरिबस ज्वालामुखी, और चौथी माउंट लक्की या लूसी या माउंट लूसी ज्वालामुखी। और पांचवा हो गया हमारा, बैरन द्वीप, और छठी है स्ट्रोम्बोली, और छठी और सातवां हो गया मोना लोहा। इस प्रकार से कियालू जो ज्वालामुखी वो कहाँ पे है,
तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कियलू ज्वालामुखी कहाँ पर पाई जाती है, तो हवाई द्वीप पे, कोटोपेक्सी ज्वाली इक्वेडोर में है, इक्वेडोर में माउंट इरेबस ज्वालामुखी, अंटार्कटिका में माउंट लकी या लूसी ज्वालामुखी, आइसलैंड में, और बेरनद्वीप जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, भारत में। भारत में निकोबार में ये बेरनद्वीप ज्वालामुखी है। ठीक है, स्ट्रोम्बोली इटली के लेपारी द्वीप में, भारत का और जो बेरनद्वीप है वो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, एकमात्र ज्वालामुखी, एकमात्र ज्वालामुखी है जो कहाँ है, मध्य निकोबार में, निकोबार में है, निकोबार। तो निकोबार में ही एकमात्र ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार से, और जो बेरनद्वीप है वो कहाँ है, सॉरी, स्ट्रोम्बोली जो इटली के लेपारी द्वीप में, और मोना लोहा जो ज्वालामुखी है, ये आप ऐसे लिख लीजिए, मोना लोहा ज्वालामुखी विश्व की सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो है मोना लोहा ज्वालामुखी। कौन सा है, मोना लोहा ज्वालामुखी। तो आप ऐसे लिखना, मोना लोहा ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, और कियालू ज्वालामुखी है, और जो कियालू ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप पर स्थित विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी ऐसे लिखना, इक्वेडोर में स्थित विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंची और सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है। और माउंट इरेबस ज्वालामुखी जो है वो अंटार्कटिका में है। इसे सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इससे सबसे दक्षिणतम, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी कौन सी है, तो माउंट इरेबस ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी जो कि अंटार्कटिका में, और माउंट लकी या लूसी ज्वालामुखी जो आइसलैंड में स्थित है। बेरनद्वीप ज्वालामुखी जो है वो मध्य निकोबार की पूर्व में भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है इटली के लेपारी द्वीप में है। हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का सौराहा कहा जाता है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का सौराहा कहा जाता है। ये भी एक नोट कर लीजिए, हवाई द्वीप को प्रशांत महा का सौराहा कहा जाता है। इस प्रकार से ये हो गई है जो आपकी सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम कौन सी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। इसमें से ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब जो हमारी है, अब कौन सा ज्वाला है, सक्रिय ज्वाला। अब प्रसुप्त ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब पढ़ेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते किसे है। तो जो ज्वालामुखी, जैसा कि मैंने पहले आपको परिभाषा बताई थी कि जो ज्वालामुखी वर्तमान, जो भूतकाल में तो थी लेकिन वर्तमान में नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी भी ये ज्वालामुखी उद्गार हो सकती है, तो इसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और इससे मैं आपको लिखने के तरीके से बता देती हूँ। वे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गारित होने के बाद कुछ समय तक शांत रहते हैं, लेकिन भविष्य में कभी भी वो उद्गारित हो सकते हैं, तो इसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण आप देख लीजिए। सिम्बराज्यो, इंडोनेशिया।
फिलीपींस। तो सिम्बे राज्य ज्वालामुखी इक्वेडोर में है। माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और जो आपकी सक्रिय ज्वालामुखी है उसमें आप कंफ्यूज मत होना। प्रसुप्त ज्वालामुखी इक्वेडोर में, जो सिम्बे राज्य ज्वालामुखी वो इक्वेडोर में है। और माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान, माउंट विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। और माउंट मोयानो ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में है। और काकाताओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। और एक हमारे भारत में है, एक है नारकोंडा, एक होगी नारकोंडा जो कि अंडमान निकोबार भारत में है। भारत का प्रसिद्ध ज्वालामुखी जो है वो अंडमान निकोबार जो है वो नारकोंडा जो है वो अंडमान निकोबार भारत में है। ये हो गई आपकी प्रसुप्त ज्वालामुखी। और अब पढ़ेंगे मृत ज्वालामुखी। अब होगा हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मृत ज्वालामुखी, तीसरी जो, और ये तीसरी है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए और न ही भविष्य में उद्गारित होने की संभावना है, इसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। और मृत ज्वालामुखी के जो उदाहरण है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पहला उदाहरण है माउंट किलिमंजारो, दूसरा है माउंट केन्या, और तीसरा है कोह-ए-सुल्तान, और चौथा है पांचवा हो गया माउंट पोप। तो माउंट किलिमंजारो जो ज्वालामुखी वो है तंजानिया, अफ्रीका। और माउंट केन्या तो केन्या में है, केन्या, अफ्रीका। ये मृत ज्वालामुखी जो के उदाहरण है कोह-ए-सुल्तान और दमबंद, ये जो है वो कहाँ पे है? ईरान में। और ये है माउंट पोप में, माउंट पोप जो है म्यांमार में। तो ये मृत ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए। तो अब पढ़ेंगे दरारी उद्गार। तो प्रकृति के आधार पर, उद्गार की प्रकृति के आधार पर अब पढ़ेंगे उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। उद्गार की प्रकृति के आधार पर, उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दरारी उद्गार ज्वालामुखी, और एक है केंद्रीय ज्वालामुखी। एक हो गया केंद्रीय ज्वालामुखी। तो इसे आइसलैंडिक ज्वालामुखी भी कहते हैं। आइसलैंडिक ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसे आइसलैंडिक दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी को आइसलैंडिक ज्वालामुखी भी कहते हैं। और ये सबसे शांत प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सबसे शांत प्रकार के ज्वालामुखी, ये सबसे शांत प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। और केंद्रीय ज्वालामुखी याद रहे आपको, केंद्रीय ज्वालामुखी बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये आपको कैसे पूछे जाएंगे? क्रम के आधार पर केंद्रीय ज्वालामुखी जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हो गया हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। और तीसरा है वोल्केनिक प्लीनियन। और चौथा हो गया हमारा
विसुवियस और 5 हो गया पीलीपन। तो ये हमें क्रम से याद रखनी है, ठीक है। तो हवाई द्वीप घटते, ये हमने लिखा है, इनको हमने लिखा है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। आपसे क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे कि बढ़ते क्रम में ज्वालामुखी, जो केंद्रीय ज्वालामुखी है वो लिखिए। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी सबसे, हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी जो वो क्या कौन सा है, सबसे शांत प्रकार का जो ज्वालामुखी है वो हवाई तुल्य है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी सबसे शांत प्रकार का ज्वालामुखी है, और उससे कम है वो स्ट्रोम्बोली, और इससे कम है वोल्केनियक, और उससे विसुवियस, और 5वें नंबर पे पीलीपन जो है वो सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी जो है वो पीलीपन है, और सबसे कम जो खतरनाक ज्वालामुखी है वो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, वेलिकेनियक और प्लीनियन, वोल्केनिक प्लीनियन, विसुवियस और पीलीपन जो ज्वालामुखी, इस प्रकार से आपको क्रम से याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये हो गए उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी को हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे अब ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां। अब पढ़ेंगे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां। अब है हमारा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे सभी स्टूडेंट साथियों को धन्यवाद। बाय बाय।